प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में स्थिति एवं विस्थापन सदिश के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी समतल में गतिमान किसी वस्तु की स्थिति व्यक्त करने के लिए हम सुविधानुसार किसी बिंदु O को मूल बिंदु मान लेते हैं और फिर इसी बिंदु के सापेक्ष गतिमान वस्तु की स्थिति या स्थिति व्यक्त करते हैं। माना कि किसी क्षण t1 पर कोई कण कार्तीय निर्देशांक तंत्र के XY तल में बिंदु P पर स्थित है। बिंदु P पर स्थित है। अब यदि बिंदु O से बिंदु P तक एक सदिश वेक्टर OP खींचा गया, तो यह सदिश कण P का क्षण t1 पर स्थिति सदिश कहलाता है। इसे वेक्टर r1 से लिखा जा सकता है। जहां की वेक्टर r1 मॉड में इक्वल टू r1, जो बिंदु O तथा P के बीच की न्यूनतम दूरी है। यदि कुछ समय अंतराल या समय बाद कोई वस्तु कुछ समय बाद की पॉइंट Q पर पहुंच जाए तो इस क्षण कण Q की स्थिति सदिश वेक्टर OQ इक्वल टू R2 कहलाएगा। अब यदि P एवं Q बिंदुओं को मिला दें, तो वेक्टर PQ को समय अंतराल t2 - t1 में कण का विस्थापन सदिश कहते हैं। सदिश वेक्टर PQ सदिश अंतर वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP है। क्या है? वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP है। अर्थात PQ इक्वल टू R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। 3 लड़कियां 200 मीटर त्रिज्या वाली वृत्तीय बर्फीली सतह पर स्केटिंग कर रही हैं। वे सतह के किनारे के बिंदु P से स्केटिंग शुरू करती है तथा P के व्यासी विपरीत बिंदु Q पर विभिन्न पथों से होकर पहुंचती है। प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण कितना है? किस लड़की के लिए यह वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर है? बच्चों, ये चित्र है, ये पॉइंट PQ है, यहां से यहां तक ये 200 मीटर दिया है, ये पूरा व्यास है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन, प्रत्येक लड़की का प्रारंभिक बिंदु P, प्रत्येक लड़की का प्रारंभिक बिंदु P है, वह अंतिम बिंदु Q है, अतः प्रत्येक लड़की का विस्थापन क्या होगा? PQ होगा। प्रत्येक लड़की का विस्थापन क्या होगा? तो प्रत्येक लड़की का विस्थापन वेक्टर PQ है, वेक्टर PQ है। प्रत्येक लड़की के विस्थापन का परिमाण बराबर PQ बराबर प्रत्येक लड़की के विस्थापन का परिमाण बराबर PQ बराबर वृत्तीय बर्फीली सतह का व्यास, वृत्तीय बर्फीली सतह का व्यास, वृत्तीय बर्फीली सतह का व्यास यानी 2 गुणे त्रिज्या यानी 2r, वृत्तीय बर्फीली सतह का व्यास यानी 2 गुणे त्रिज्या, और 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया है यहाँ पे? 200, यानी 2 गुणे 200, 2 गुणे 200 यानी 400 मीटर, 400 मीटर, यानी PQ का मान कितना आ गया? 400 मीटर। लड़की B के लिए वास्तविक पथ की लंबाई, लड़की B के लिए वास्तविक पथ की लंबाई PQ है, अतः लड़की B के लिए विस्थापन का परिमाण वास्तविक पथ की लंबाई के बराबर है। बच्चों, अब हमारा दूसरा पॉइंट है किसी तल के वेक्टर का वियोजन, किसी तल के वेक्टर का वियोजन। वेक्टरों को जोड़ने की विपरीत क्रिया का नाम वेक्टर का वियोजन है। यदि हम किसी दिए हुए वेक्टर को किसी तल में ऐसे दो वेक्टरों में विभाजित करें जिसका संयुक्त प्रभाव नहीं है, जो कि दिए हुए अकेले वेक्टर का है, इस वियोजित वेक्टरों को दिए हुए वेक्टरों के घटक कहते हैं, वेक्टरों के घटक कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें, वेक्टर में वेक्टर A तथा वेक्टर B का घटक क्या हो जाएगा? वेक्टर R। वेक्टर A तथा वेक्टर B का घटक क्या हो जाएगा? R। यदि हम किसी वेक्टर को दो ऐसे वेक्टरों में वियोजित करें जो परस्पर लंबवत हो, तब इन वेक्टरों को दिए गए वेक्टर के आयताकार घटक कहते हैं, आयताकार घटक कहते हैं। माना कि कोई वेक्टर A है जिसे हम दो आयताकार घटकों में वियोजित करते हैं। इसके लिए वेक्टर A के प्रारंभिक सिरे मूल बिंदु O मानकर दो समायोजित अक्ष OX तथा OY खींच लेते हैं। फिर वेक्टर A के बाड़ाग्र से वेक्टर A के बाड़ाग्र R से OX और OY को क्रमशः बिंदुओं P व Q पर काटते हैं। O से बिंदुओं P व Q तक खींचे गए वेक्टर AX और वेक्टर AY दिए हुए वेक्टर A के आयतानुसार घटक है। अब इसलिए वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर AX प्लस वेक्टर AY, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। OP व OQ को मापकर वेक्टर AX तथा वेक्टर AY के परिमाण AX तथा AY है। अब माना XH YH के अनुदिश एकांक वेक्टर क्रमशः I कैप J कैप है, तब
जब एकांक वेक्टर आई कैप जे कैप है तब वेक्टर ए एक्स इक्वल टू ए एक्स आई कैप और वेक्टर ए वाई इक्वल टू ए वाई जे कैप और इसका मान उठा के इसमें अगर रख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ए वाई जे कैप। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यह वेक्टर ए को इसकी आयतानुसार घटकों के पदों में, यह वेक्टर ए की इसकी आयतानुसार घटकों के पदों में समीकरण है। तीन विमाओं में इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तीन विमाओं में जब निम्न प्रकार से लिख सकते हैं तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यदि वेक्टर ए ओ एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाता है, ओ एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाता है, तब ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा तथा ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। इस समीकरण से जब इसे हम ज्ञात करेंगे तो हमारे पास इस समीकरण से क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें इस समीकरण से क्या प्राप्त हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और ए कॉमन हो जाएगा तो ए स्क्वायर में जाए तो हम लिख सकते हैं इसको ए इक्वल टू कड़ी में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ये हमारा समीकरण नंबर 3 प्राप्त करने के बाद हम तथा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, अब टेन इनवर्स क्या हो जाएगा इसमें, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स क्या मिलेगा हमारे पास, ए वाई अपान ए एक्स, ए वाई अपान ए एक्स, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपान ए एक्स। ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया। अर्थात इस प्रकार यदि हम किसी वेक्टर ए के दो आयतानुसार घटकों के परिमाण ए एक्स तथा ए वाई ज्ञात हो तो हम समीकरण 3 और 4 से वेक्टर ए का परिमाण व दिशा ज्ञात कर सकते हैं। वेक्टर ए का परिमाण व दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अब 3 बीमी स्थिति में वेक्टर ए के एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश घटक वेक्टर ए एक्स, वेक्टर ए वाई और वेक्टर ए जेड हो तो इनके परिमाण क्रमशः है वेक्टर ए एक्स, ए वाई तथा ए जेड हो तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ए जेड के कैप। वेक्टर ए का परिमाण, ये मॉड में वेक्टर ए इक्वल टू कड़ी में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ए स्क्वायर जेड। अगला यदि वेक्टर ए एक्स वाई तथा जेड अक्षों से अल्फा बीटा और गामा कोण बनाता है तो हमें प्राप्त होगा कॉस अल्फा इक्वल टू ए एक्स अपान ए, कॉस बीटा इक्वल टू ए वाई अपान ए और कॉस गामा इक्वल टू ए जेड अपान ए। यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी दो वेक्टर हैं तो वेक्टर ए व वेक्टर बी दो वेक्टर हैं तो वेक्टर ए इक्वल टू
ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप और वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब ऐड करते हैं, इसलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसको जब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप प्लस वेक्टर बी का मान है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। जब इसको ऐड करेंगे आप तो हमें मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान इतना हो गया। अब और यदि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान ज्ञात करें तो हमारे पास हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप माइनस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। जब ऐड करना होगा तो ये और सब्सट्रैक्ट करना होगा तो ये होगा। बच्चों हमारा तीसरा पॉइंट है वेक्टरों का गुणन। हम जानते हैं कि सदिश राशियों में परिमाण के अतिरिक्त दिशा भी होती है, अतः इन राशियों का गुणन साधारण बीजगणितीय के रीत से नहीं किया जा सकता। सदिश राशियों के गुणन से प्राप्त राशि अदिश भी हो सकती है और सदिश भी हो सकती है। उदाहरण के लिए बल तथा विस्थापन दोनों सदिश राशि है। इसके गुणन से प्राप्त राशि कार्य भी हो सकती है तथा बल आघूर्ण भी कार्य एक अदिश राशि है, जबकि बल आघूर्ण सदिश राशि है। सदिश राशियां वेक्टरों द्वारा निरूपित की जाती है। यदि दो वेक्टरों के गुणन से प्राप्त राशि सदिश है तब इस गुणन को स्केलर गुणन कहते हैं। फिर से एक बार बोला है, यदि दो वेक्टरों के गुणन से प्राप्त राशि अदिश है तब इस गुणन को स्केलर गुणन कहते हैं। यदि प्राप्त राशि सदिश है तब इसे वेक्टर गुणन कहते हैं। यदि दो वेक्टर ए व वेक्टर बी हो तो इसके स्केलर गुणन को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखते हैं तथा वेक्टर गुणन को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखते हैं। अतः स्केलर गुणन को डॉट गुणन तथा वेक्टर गुणन को क्रॉस गुणन भी कहते हैं। वेक्टरों का गुणन टॉपिक ये हमारा था। बच्चों हमारा चौथा पॉइंट है दो वेक्टरों का स्केलर अथवा बिंदु गुणन। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल एक अदिश राशि है जो उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल एक अदिश राशि है जो उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यदि दो वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं, दो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण क्या है, वेक्टर ए इधर है वेक्टर बी इधर है, इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो वेक्टर ए व बी के का स्केलर गुणनफल निम्न प्रकार से हो सकता है, अर्थात ए बी इक्वल टू ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जहां ए व बी क्रमशः वेक्टर ए व वेक्टर बी के परिमाण है। राशि ए बी कॉस थीटा अदिश होती है। ए बी कॉस थीटा अदिश होती है चूंकि बी कॉस थीटा वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में घटक है। वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में घटक है। इन्वर्टेड कॉमा में दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल
दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल किसी एक वेक्टर के परिमाण तथा दूसरे वेक्टर के पहले वेक्टर की दिशा में, दूसरे वेक्टर के पहले वेक्टर की दिशा में घटक के गुणनफल के बराबर होता है। आइए उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण नंबर एक, माना कि किसी एक पिंड पर जो क्षैतिज तल पर चलने के लिए स्वतंत्र है, क्षैतिज से थीटा कोण बनते हुए बल वेक्टर F लगाया जाता है। यदि इस बल के अंतर्गत पिंड में विस्थापन वेक्टर यस हो तो बल इस पिंड पर खींचा गया, तब बल द्वारा इस पिंड पर खींचा गया कार्य W F cos थीटा इंटू यस, इसको हम लिख सकते हैं F S cos थीटा। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। परिभाषा के अनुसार अगर देखें, परिभाषा के अनुसार बल वेक्टर F विस्थापन वेक्टर S का स्केलर गुणनफल क्या हो जाएगा? बल वेक्टर F विस्थापन वेक्टर S का स्केलर गुणनफल क्या हो जाएगा? वेक्टर F इंटू वेक्टर S या डॉट S इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, जब समीकरण 1 और 2 से देखेंगे सेम तो इसका मतलब W इक्वल टू वेक्टर F इंटू वेक्टर S, W इक्वल टू वेक्टर F इंटू वेक्टर S। अतः स्पष्ट है कि दो वेक्टर F और वेक्टर S का स्केलर गुणनफल कार्य है, जो एक अदिश राशि है। यदि बल वेक्टर F तथा विस्थापन वेक्टर S एक ही दिशा में हो तथा कार्य बराबर यानी W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर S इक्वल टू लिख सकते हैं इसको F cos थीटा, F S cos थीटा। यदि थीटा इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा? F इंटू यस, जिससे हम बोलते हैं F इंटू यस। उदाहरण नंबर 2, क्षमता P कार्य करने की दर है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि W इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S। इसका जब अवकलन करते हैं, अवकलन बराबर क्या हो जाएगा? dw अपॉन dt। जब इसका अवकलन कर दिया dw अपॉन dt, वेक्टर F और यस का हो जाएगा ds अपॉन dt। ये कैसे प्राप्त हुआ? इसका हम अवकलन कर दिए। जब अवकलन कर दिए dw अपॉन dt इक्वल टू वेक्टर F इंटू ds अपॉन dt हो गया। अब ds इसको हम लिख सकते हैं p इक्वल टू वेक्टर F, आइए इतना होता है वेक्टर v। इस प्रकार शक्ति यानी पावर P, शक्ति बल और वेग का स्केलर गुणनफल है। उदाहरण नंबर 3 क्या है? किसी तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई, किसी तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B, एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी वेक्टर B तथा इस तल के क्षेत्रफल वेक्टर A के स्केलर गुणनफल के बराबर होता। अर्थात फिर से हम एक बार बोल दे रहे हैं, किसी तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B तथा उस तल के क्षेत्रफल वेक्टर A के स्केलर गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात
फाई इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फाई इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 हम देखते हैं, किसी तार में प्रवाहित धारा, धारा यानी आई, किसी तार में प्रवाहित धारा आई तार के किसी बिंदु पर धारा घनत्व जे कैफ तथा तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वेक्टर ए के स्केलर गुणनफल के बराबर होता है, स्केलर गुणनफल के बराबर होता है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम इसके आगे की टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में स्थिति एवं विस्थापन सदिश, स्थिति एवं विस्थापन सदिश के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी समतल में गतिमान किसी वस्तु की स्थिति व्यक्त करने के लिए हम सुविधानुसार किसी बिंदु O को मूल बिंदु मान लेते हैं और फिर इसी बिंदु के सापेक्ष गतिमान वस्तु की स्थिति या स्थिति व्यक्त करते हैं। माना कि किसी क्षण t1 पर कोई कण कार्तिक निर्देशांक तंत्र के XY तल में बिंदु P पर स्थित है। बिंदु P पर स्थित है। अब यदि बिंदु O से बिंदु P तक एक सदिश वेक्टर OP खींचा गया, एक सदिश वेक्टर OP खींचा गया तो यह सदिश कण P का क्षण t1 पर स्थिति सदिश कहलाता है। इसे वेक्टर r1 से लिखा जा सकता है, इसे वेक्टर r1 से लिखा जा सकता है, जहां की वेक्टर r1 मॉड में इक्वल टू r1, जो बिंदु O तथा P के बीच की न्यूनतम दूरी है। यदि कुछ समय अंतराल या समय बाद कोई वस्तु कुछ समय बाद की पॉइंट Q पर पहुंच जाए तो इस क्षण कण Q की स्थिति सदिश वेक्टर OQ इक्वल टू R2 कहलाएगा, O2 इक्वल टू R2 कहलाएगा। अब यदि P एवं Q बिंदुओं को मिला दें, तो वेक्टर PQ को समय अंतराल t2 - t1 में कण का विस्थापन सदिश कहते हैं। सदिश वेक्टर PQ सदिश अंतर वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP है। क्या है? वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP है। अर्थात PQ इक्वल टू R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, 3 लड़कियां 200 मीटर त्रिज्या वाली वृत्तीय बर्फीली सतह पर स्केटिंग कर रही हैं। वे सतह
के किनारे के बिंदु P से, किनारे के बिंदु P से स्केटिंग शुरू करती है तथा P के व्यासी विपरीत बिंदु Q पर विभिन्न पथों से होकर पहुंचती है। प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण कितना है? किस लड़की के लिए यह वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर है? बच्चों ये चित्र है, ये पॉइंट PQ है, यहां से यहां तक ये 200 मीटर दिया है, ये पूरा व्यास है। क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन, प्रत्येक लड़की का प्रारंभिक बिंदु P, प्रत्येक लड़की का प्रारंभिक बिंदु P है, वह अंतिम बिंदु Q है। अतः प्रत्येक लड़की का विस्थापन क्या होगा? PQ होगा। प्रत्येक लड़की का विस्थापन क्या होगा? तो प्रत्येक लड़की का विस्थापन वेक्टर PQ है, वेक्टर PQ है। प्रत्येक लड़की के विस्थापन का परिमाण बराबर PQ बराबर प्रत्येक लड़की के विस्थापन का परिमाण बराबर PQ बराबर वृत्तीय बर्फीली सतह का व्यास, वृत्तीय बर्फीली सतह का व्यास, वृत्तीय बर्फीली सतह का व्यास यानी 2 गुणे त्रिज्या यानी 2R। वृत्तीय बर्फीली सतह का व्यास यानी 2 गुणे त्रिज्या, और 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया है यहाँ पे? 200 यानी 2 गुणे 200, 2 गुणे 200 यानी 400 मीटर, 400 मीटर यानी PQ का मान कितना आ गया? 400 मीटर। लड़की B के लिए वास्तविक पथ की लंबाई, लड़की B के लिए वास्तविक पथ की लंबाई PQ है। अतः लड़की B के लिए विस्थापन का परिमाण वास्तविक पथ की लंबाई के बराबर है। बच्चों अब हमारा दूसरा पॉइंट है किसी तल के वेक्टर का वियोजन, किसी तल के वेक्टर का वियोजन। वेक्टरों को जोड़ने की विपरीत क्रिया का नाम वेक्टर का वियोजन है। यदि हम किसी दिए हुए वेक्टर को किसी तल में ऐसे 2 वेक्टरों में विभाजित करें जिसका संयुक्त प्रभाव नहीं है, जो कि दिए हुए अकेले वेक्टर का है, इस वियोजित वेक्टरों को दिए हुए वेक्टरों के घटक कहते हैं, वेक्टरों के घटक कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें, वेक्टर में वेक्टर A तथा वेक्टर B का घटक क्या हो जाएगा? वेक्टर R। वेक्टर A तथा वेक्टर B का घटक क्या हो जाएगा? R। यदि हम किसी वेक्टर को 2 ऐसे वेक्टरों में वियोजित करें जो परस्पर लंबवत हो, तब इन वेक्टरों को दिए गए वेक्टर के आयताकार घटक कहते हैं, आयताकार घटक कहते हैं। माना कि कोई वेक्टर A है जिसे हम 2 आयताकार घटकों में वियोजित करते हैं। इसके लिए वेक्टर A के प्रारंभिक सिरे मूल बिंदु O मानकर 2 समायोजित अक्ष OX तथा OY खींच लेते हैं। फिर वेक्टर A के बाड़ाग्र से, वेक्टर A के बाड़ाग्र R से OX और OY को क्रमशः बिंदुओं P व Q, क्रमशः बिंदु P व Q पर काटते हैं। O से बिंदुओं P व Q तक खींचे गए वेक्टर AX और वेक्टर AY
दिए हुए वेक्टर ए के आयतानुसार घटक है। अब इसलिए वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। ओपी तथा ओपी व ओक्यू को मापकर वेक्टर ए एक्स तथा वेक्टर ए वाई के परिमाण ए एक्स तथा ए वाई है। अब माना एक्स एच वाई एच के अनुदिश एकांक वेक्टर क्रमशः आई कैप जे कैप है। तब जब एकांक वेक्टर आई कैप जे कैप है तब वेक्टर ए एक्स इक्वल टू ए एक्स आई कैप और वेक्टर ए वाई इक्वल टू ए वाई जे कैप। और इसका मान उठा के इसमें अगर रख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यह वेक्टर ए को इसकी आयतानुसार घटकों के पदों में, यह वेक्टर ए की इसकी आयतानुसार घटकों के पदों में समीकरण है। 3 विमाओं में इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। 3 विमाओं में जब निम्न प्रकार से लिख सकते हैं तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यदि वेक्टर ए ओ एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाता है, तब ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा तथा ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। इस समीकरण से जब इससे हम ज्ञात करेंगे तो हमारे पास इस समीकरण से क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें इस समीकरण से क्या प्राप्त हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और ए कॉमन हो जाएगा तो ए स्क्वायर में आएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको ए इक्वल टू कड़ी में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ये हमारा समीकरण नंबर 3 प्राप्त करने के बाद हम तथा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, अब टेन इनवर्स क्या हो जाएगा इसमें, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स क्या मिलेगा हमारे पास, ए वाई अपान ए एक्स, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपान ए एक्स। ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया। अर्थात इस प्रकार यदि हम किसी वेक्टर ए के 2 आयतानुसार घटकों के परिमाण ए एक्स तथा ए वाई ज्ञात हो तो हम समीकरण 3 और 4 से वेक्टर ए का परिमाण व दिशा ज्ञात कर सकते हैं, अब 3 बीमी स्थिति में वेक्टर ए के एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश घटक वेक्टर ए एक्स, वेक्टर ए वाई और वेक्टर ए जेड हो तो इनके परिमाण क्रमशः है वेक्टर ए एक्स ए वाई तथा ए जेड हो तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। वेक्टर ए का परिमाण ये मॉड में वेक्टर ए इक्वल टू कड़ी में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ए स्क्वायर जेड। अगला यदि
यदि वेक्टर ए एक्स वाई तथा जेड अक्षों से अल्फा बीटा और गामा कोण बनाता है तो हमें प्राप्त होगा कॉस अल्फा इक्वल टू ए एक्स अपान ए, कॉस बीटा इक्वल टू ए वाई अपान ए और कॉस गामा इक्वल टू ए जेड अपान ए। यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी दो वेक्टर हैं तो वेक्टर ए व वेक्टर बी दो वेक्टर हैं तो वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप और वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब ऐड करते हैं तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसको जब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप प्लस वेक्टर बी का मान है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। जब इसको ऐड करेंगे आप तो हमें मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान इतना हो गया। अब और यदि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान ज्ञात करें तो हमारे पास हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप माइनस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। जब ऐड करना होगा तो ये और सब्सट्रैक्ट करना होगा तो ये होगा। बच्चों हमारा तीसरा पॉइंट है वेक्टरों का गुणन। हम जानते हैं कि सदिश राशियों में परिमाण के अतिरिक्त दिशा भी होती है, अतः इन राशियों का गुणन साधारण बीजगणितीय के रीत से नहीं किया जा सकता। सदिश राशियों के गुणन से प्राप्त राशि अदिश भी हो सकती है और सदिश भी हो सकती है। उदाहरण के लिए बल तथा विस्थापन दोनों सदिश राशि है। इसके गुणन से प्राप्त राशि कार्य भी हो सकती है तथा बल आघूर्ण भी कार्य एक अदिश राशि है, जबकि बल आघूर्ण सदिश राशि है। सदिश राशियां वेक्टरों द्वारा निरूपित की जाती है। यदि दो वेक्टरों के गुणन से प्राप्त राशि सदिश है तब इस गुणन को स्केलर गुणन कहते हैं। फिर से एक बार बोला, यदि दो वेक्टरों के गुणन से प्राप्त राशि अदिश है तब इस गुणन को स्केलर गुणन कहते हैं। यदि प्राप्त राशि सदिश है तब इसे वेक्टर गुणन कहते हैं। यदि दो वेक्टर वेक्टर ए व वेक्टर बी हो तो इसके स्केलर गुणन को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखते हैं तथा वेक्टर गुणन को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखते हैं। अतः स्केलर गुणन को डॉट गुणन तथा वेक्टर गुणन को क्रॉस गुणन भी कहते हैं। वेक्टरों का गुणन टॉपिक ये हमारा था। बच्चों हमारा चौथा पॉइंट है दो वेक्टरों का स्केलर अथवा बिंदु गुणन। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल एक अदिश राशि है जो उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल एक अदिश राशि है जो उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यदि दो वेक्टर ए व वेक्टर बी है, दो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण क्या है, वेक्टर ए इधर है वेक्टर बी इधर है, इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो वेक्टर ए व बी के का स्केलर गुणनफल निम्न प्रकार से हो सकता है। अर्थात
ए बी इक्वल टू ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, जहां ए व बी क्रमशः वेक्टर ए व वेक्टर बी के परिमाण है। राशि ए बी कॉस थीटा अदिश होती है, ए बी कॉस थीटा अदिश होती है, चूंकि बी कॉस थीटा वेक्टर बी कॉस थीटा वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में घटक है, वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में घटक है। इन्वर्टेड कॉमा में दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल किसी एक वेक्टर के परिमाण तथा दूसरे वेक्टर के पहले वेक्टर की दिशा में घटक के गुणनफल के बराबर होता है। आइए उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण नंबर एक, माना कि किसी एक पिंड पर जो क्षैतिज तल पर चलने के लिए स्वतंत्र है, क्षैतिज से थीटा कोण बनते हुए बल वेक्टर एफ लगाया जाता है। यदि इस बल के अंतर्गत पिंड में विस्थापन वेक्टर यस हो तो बल इस पिंड पर खींचा गया, तब बल द्वारा इस पिंड पर खींचा गया कार्य W इक्वल टू F cos थीटा इंटू यस, इसको हम लिख सकते हैं F cos थीटा। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर एक। परिभाषा के अनुसार अगर देखें, परिभाषा के अनुसार बल वेक्टर F विस्थापन वेक्टर S का स्केलर गुणनफल क्या हो जाएगा? बल वेक्टर F विस्थापन वेक्टर S का स्केलर गुणनफल क्या हो जाएगा? वेक्टर F इंटू वेक्टर S या डॉट S इक्वल टू F cos थीटा। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, जब समीकरण 1 और 2 से देखेंगे सेम तो इसका मतलब W इक्वल टू वेक्टर F इंटू वेक्टर S, W इक्वल टू वेक्टर F इंटू वेक्टर S। अतः स्पष्ट है कि दो वेक्टर F और वेक्टर S का स्केलर गुणनफल कार्य है, जो एक अदिश राशि है। यदि बल वेक्टर F तथा विस्थापन वेक्टर S एक ही दिशा में हो तथा कार्य बराबर यानी W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर S इक्वल टू लिख सकते हैं इसको F cos थीटा, F cos थीटा। यदि थीटा इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा? F इंटू यस, जिससे हम बोलते हैं F इंटू यस। उदाहरण नंबर 2, क्षमता P कार्य करने की दर है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि W इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S। इसका जब अवकलन करते हैं, अवकलन बराबर क्या हो जाएगा? dW अपॉन dt। जब इसका अवकलन कर दिया dW अपॉन dt, वेक्टर F और S का हो जाएगा ds अपॉन dt। ये कैसे प्राप्त हुआ? इसका हम अवकलन कर दिए। जब अवकलन कर दिए तो dW अपॉन dt इक्वल टू वेक्टर F इंटू ds अपॉन dt हो गया। अब ds इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू वेक्टर F, आइए इतना होता है V, वेक्टर V। इस प्रकार शक्ति यानी पावर P, शक्ति बल और वेग का स्केलर गुणनफल है।
उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 क्या है? किसी तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई, किसी तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी वेक्टर बी तथा इस तल के क्षेत्रफल वेक्टर ए के स्केलर गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, किसी तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी तथा उस तल के क्षेत्रफल वेक्टर ए के स्केलर गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात फाई इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फाई इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। उदाहरण नंबर 4 हम देखते हैं, किसी तार में प्रवाहित धारा यानी आई, किसी तार में प्रवाहित धारा आई तार के किसी बिंदु पर धारा घनत्व जे कैफ तथा तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वेक्टर ए के स्केलर गुणनफल के बराबर होता है, स्केलर गुणनफल के बराबर होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।